नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने बात किया था वर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 1 के बारे में। यानी कि दोस्तों इस वीडियो को हम कवर कर रहे हैं 2 पार्ट में, जिसका दूसरा पार्ट दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर दोस्तों हमारे उस पार्ट 1 को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप हमारे इस पार्ट 2 को देख सकते हैं, जिससे कि इजीली और अच्छे से दोस्तों आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। अब दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये चैप्टर दोस्तों उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि सीएचओ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी सीएचओ की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने में। स्पेशली दोस्तों अगर आप बात करें इस टॉपिक की, वर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, तो दोस्तों इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के पार्ट 2 की दोस्तों, जो कि आज हमारा डिस्कस होना है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि नर्सिंग से जुड़ी दोस्तों सभी वीडियोस आपको मिल जाती हैं हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर, जहां पर दोस्तों हमारी फैकल्टी टीम दोस्तों कई टॉपिक्स को कवर करती है उनके स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर। तो अगर आप दोस्तों अलग अलग टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं नर्सिंग में या नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो भी दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। तो आइए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे वर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट 2 की। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं AWW यानी कि आंगनबाड़ी वर्कर्स के बारे में, आशा के बारे में, और दोस्तों कुछ और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वन मोर टाइम वीडियो को लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं AWW आंगनबाड़ी वर्कर क्या करते हैं और ये होता क्या है। तो दोस्तों आंगनबाड़ी वर्कर जो है वो पार्ट है ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो कि शुरू हुआ था 1975 में। ICDS क्या करता है दोस्तों, उनका एम होता है सर्विसेज को प्रोवाइड करना, किनको, प्री स्कूल चिल्ड्रन को। उसके अलावा दोस्तों इंटीग्रेटेड मैनर में इन सर्विसेज को प्रोवाइड करना होता है, जिससे कि दोस्तों प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाए उन सभी बच्चों की। स्पेशली अगर हम बात करें प्री स्कूल चिल्ड्रन की, यानी कि स्कूल के जो बहुत ही ज्यादा शुरुआती दौर में है दोस्तों या स्कूल को ज्वाइन करने वाले हैं, तो दोस्तों उन बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर दोस्तों ICDS फोकस करता है। उसके अलावा दोस्तों ICDS क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोग्राम है फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यानी कि दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ICDS जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम माना जाता है। अब इसमें किस किस को फायदा मिलता है दोस्तों, ICDS के अंडर में आप कहें आंगनबाड़ी वर्कर के जो काम होता है उसमें किस किस को बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों वो बच्चे जो 1 से 6 साल के बीच में, यानी कि 0 से 6 साल, यानी कि जो न्यू बॉर्न है उससे लेकर 6 साल तक के बच्चों को दोस्तों यहाँ पर फायदा मिलता है। उनके अलावा ऐसी महिलाओं को दोस्तों जो रिप्रोडक्टिव एज में है, और साथ ही साथ वो बच्चे दोस्तों या वो लड़कियां जो 11 से 18 साल के बीच में यानी कि ग्रोइंग एज में है, तो दोस्तों उन सभी को कहीं ना कहीं फायदा मिलता है ICDS का, यानी ICDS जो दोस्तों सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सभी का बेनिफिट इन बच्चों को मिलता है। अब क्या होता है दोस्तों, हार्ट ऑफ ICDS सिस्टम इज आंगनबाड़ी, यानी दोस्तों आंगनबाड़ी जो है वो ICDS सिस्टम का एक हार्ट है, यानी कि एक बड़ा रोल जो प्ले करता है दोस्तों वो ICDS में आंगनवाड़ी प्ले करता है। इसके अलावा दोस्तों फोकल पॉइंट क्या है ICDS सर्विसेज का, वो है डिलीवरी इज आंगनवाड़ी वर्कर, यानी कि दोस्तों आंगनवाड़ी वर्कर जो है दोस्तों वो जो सर्विसेज जो डिलीवर की जाती हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर करते हैं ICDS की। यानी कि सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें तो ICDS जो भी काम करता है उस काम को करने के लिए दोस्तों आंगनवाड़ी वर्कर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, एक मेजर रोल रहता है जो कि उसे परफॉर्म करते हैं। अब यहां पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दोस्तों बताया गया है 300 दिनों के लिए, मिनिमम 300 दिन यहां पर लिए गए हैं कि किसको कितने न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और एक आंगनबाड़ी वर्कर को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 2 कैटेगरी रखी गई है, ओल्डर और न्यू या फिर रिवाइज्ड। ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, जो बच्चे होते हैं 6 से 72 महीने के बीच में उन्हें 300 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है पर डे पे, और यहां पर करीब 8 से 10 ग्राम प्रोटीन की उनके शरीर को जरूरत होती है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। वहीं अगर आप बात करें सिवियरली माल नर्शिड, यानी कि वो बच्चे दोस्तों जिनको प्रॉपरली नरिशमेंट नहीं मिला है या कैलोरीज नहीं मिले हैं या उनका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा नहीं हुआ है उस तरीके से, तो उन्हें दोस्तों यहाँ पर 600 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है एक दिन में, या आप कहें 6 से 72 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको, और 20 ग्राम यहाँ पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है।
और उसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग वुमेन की, यानी वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उन्हें यहाँ पर 500 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है और कम से कम 15 से 20 ग्राम प्रोटीन की उन्हें पर डे रिक्वायरमेंट होती थी। ओल्डर चार्ट की दोस्तों हम बात करें, यानी पहले दोस्तों ये रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों बाद में इसे रिवाइज कर दिया गया। बाद में क्या हो गया दोस्तों, जो बच्चे हैं 6 से 72 महीने के दोस्तों, उनके लिए 500 किलो कैलोरी कर दिया गया और प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया गया 12 से 15 ग्राम, यानी कि इतना प्रोटीन बच्चों के अंदर जाना ही जाना चाहिए। सिवियरली मैलनर्स्ड दोस्तों जो बच्चे थे, यानी कि वो बच्चे जिनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिला था दोस्तों 6 से 72 महीने के, वहां पर जो किलो कैलोरी है उसको 800 कर दिया गया और प्रोटीन को कर दिया गया 20 से 25 ग्राम। वहीं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिक विमेन जो थी दोस्तों, यानी कि वो महिलाएं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं या जो प्रेग्नेंट है दोस्तों, उनके लिए किलो कैलोरी कर दिया गया 600 और वहीं दोस्तों प्रोटीन का जो इंटेक है वो कर दिया गया 18 से 20 ग्राम। यानी कि जो मेन फोकस था दोस्तों वो था उनको प्रोटीन देना, क्योंकि प्रोटीन का एक बड़ा रोल रहता है एक बॉडी के डेवलपमेंट में, मसल डेवलपमेंट में। तो अगर प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा तो ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। तो ये दोस्तों सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन चार्ट है इन सभी जैसा कि आप देख सकते हैं कैटेगरीज के लिए, चाहे आप उन बच्चों की बात करें जो 6 से 72 महीने के बीच में हैं, या सिवियरली मैलनरिश्ड जो बच्चे हैं दोस्तों 6 से 72 महीने के, उनके लिए दोस्तों क्या रिक्वायरमेंट है, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए दोस्तों क्या रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिशनल वैल्यू का। आगे दोस्तों बताया गया है कि क्या रोल होता है आंगनबाड़ी वर्कर का। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ ICDS कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, अब यहां पर बताया गया है दोस्तों 1 लाख पॉपुलेशन एंड 35,000 इन ट्राइबल एरियाज, यानी कि दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है ICDS का कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए, वो 1 लाख पॉपुलेशन के लिए होता है दोस्तों, और साथ ही साथ 35,000 होता है ट्राइबल एरियाज के लिए। CDPO दोस्तों क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, वो कौन होता है दोस्तों, इंचार्ज होता है 4 सुपरविजन का, या आप कह सकते हैं मुख्य सेविका का, साथ ही साथ दोस्तों 100 आंगनवाड़ी का, यानी जो 100 आंगनवाड़ी हैं और दोस्तों जो 4 सुपरविजन है या मुख्य सेविका केंद्र हैं दोस्तों, उनका जो इंचार्ज होता है वो होता है आपका CDPO, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। इसके अलावा दोस्तों किशोरी शक्ति योजना 2006 से 2007 के बीच में दोस्तों ये यूज में था, जिसको बाद में बदलकर अडोलेसेंट गर्ल्स स्कीम कर दिया गया था अंडर ICD। लेकिन दोस्तों ये जो ग्रुप है या ये जो स्कीम थी दोस्तों, ये बंद कर दी गई थी 2018 में। इसके आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो आंगनवाड़ी को दोस्तों कोर्टयार्ड शेल्टर के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा दोस्तों कितनी पॉपुलेशन कवर करता है आंगनवाड़ी, तो दोस्तों रूरल एरिया में अगर हम बात करें तो 1000, ठीक है, 1000 पॉपुलेशन को लगभग जो है वो कवर करते हैं आंगनवाड़ी केंद्र। उसके अलावा दोस्तों अगर हम ट्राइबल एरियाज में बात करें तो यहाँ पर लगभग 700 का दोस्तों जो पॉपुलेशन होता है उसको कवर करते हैं आंगनवाड़ी। ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है दोस्तों आंगनवाड़ी वर्कर का, तो 30 दिन का दोस्तों यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसमें 6 डेज वर्किंग होता है और 1 दिन आपका ऑफ होता है। उसके अलावा दोस्तों 22 डेज क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होता है, यानी इंस्टीट्यूशन में आपको ट्रेनिंग लेना होता है। 4 दिन आपको सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस करना होता है और 4 दिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑफ मिलता है, यानी वीकली ऑफ जिसे आप कहते हैं। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं दोस्तों ICDS, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, जैसा कि हमने बात किया न्यूट्रिशन का क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इम्यूनाइजेशन को लेकर दोस्तों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना लोगों के बीच में, हेल्थ चेकअप को करवाना, मेडिकल रेफरल सर्विसेज को प्रोवाइड करना, यानी कोई पेशेंट जिसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उसको रेफर करना मेडिकल फैकल्टी को या फिर हॉस्पिटल को, तो वो दोस्तों काम होता है ICDS का। उसके अलावा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, ट्राइबल एरियाज में या रूरल एरियाज में लोगों को एजुकेट करना हेल्थ को लेकर, डिजीजेस को लेकर, सैनिटेशन को लेकर, तो इस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करना। उसके अलावा नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चों को जो 3 से 6 साल के हैं, साथ ही साथ प्रेग्नेंट महिलाओं को या दोस्तों नर्सिंग मदर्स को रूरल, अर्बन और ट्राइबल एरियाज में, तो एजुकेशन प्रोवाइड करना भी दोस्तों काम होता है ICDS का। अब बात करते हैं दोस्तों आशा की। अभी तक हमने बात की आंगनवाड़ी वर्कर्स की, अब बात करते हैं आशा। अब आशा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी कि एक ऐसी सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो कि कहीं ना कहीं अक्रेडिटेड है, ठीक है, जिसको मान्यता प्राप्त है। तो कितना पॉपुलेशन कवर करते हैं दोस्तों, अगर हम एक आशा की बात करें तो पॉपुलेशन ये कवर करते हैं 1000 अंडर NRHM
12/4/2005, यानी कि दोस्तों ये जो नियम लागू हुआ था ये 2005 में लागू हुआ था 12/4 को, जहां पर दोस्तों एक आशा जो है वो कवर करती है लगभग 1000 पॉपुलेशन को। उसके अलावा दोस्तों 2 आशा यहाँ पर प्रपोज की जाती हैं 1000 पॉपुलेशन क्राइटेरिया के ऊपर, यानी अगर किसी जगह की आबादी लगभग 1000 के करीब है तो वहां पर 2 आशा जो है दोस्तों वहां की देखरेख करती हैं या उन्हें वो प्रपोज यानी कि उन्हें वो एलोकेट कर दिया जाता है 1000 जो आबादी है दोस्तों उसके एरिया को। उसके अलावा दोस्तों एक आशा को रेसिडेंट होना चाहिए एक लोकल कम्युनिटी का, यानी कि जो भी आशा जहां पर काम कर रही है उसको वहां का एक लोकल रेसिडेंट होना जरूरी है। एज की अगर हम बात करें तो दोस्तों 25 से 45 साल के बीच में एज होनी चाहिए। उसके अलावा वो मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो वो इतना इश्यू नहीं होता है, कोई भी आशा के इस रोल को प्ले कर सकता है। लिटरेट कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो मिनिमम 10th होना जरूरी है किसी भी आशा के लिए। उसके अलावा कम से कम 2 घंटे काम करना होता है पर डे एक आशा को, और सोसाइटी के जितने भी सेक्शन हैं दोस्तों वो सभी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हो, यानी कि अगर आप कुछ ऐसे एरियाज में दोस्तों होते हैं जहां पर कास्टिज्म बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है, जहां पर जातिगत मतभेद होते हैं और अन्य जो जातियों के लोग होते हैं उनको वेलकम नहीं किया जाता है या उनकी जो सर्विसेज होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। सोशली एक्सेप्टेड होना चाहिए जो भी वहां पर काम कर रहा है। एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए और लीडरशिप क्वालिटीज होना जरूरी है एक आशा के अंदर। तो ये कुछ क्वालिटीज या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि एक आशा को फुलफिल करने होते हैं। इसके अलावा क्या करना होता है दोस्तों, तो एक ब्रिज बनाने का काम करना होता है बिटवीन ANM एंड विलेज कम्युनिटी एंड अकाउंटेबल टू पंचायत, यानी कि दोस्तों आशा क्या करते हैं एक कहीं ना कहीं ब्रिज बनाने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं ANM को और विलेज कम्युनिटी और अकाउंटेबल को, जो कि दोस्तों पंचायत का हिस्सा होते हैं। रिसोर्सेज पर्सन फॉर ट्रेनिंग ऑफ आशा आर ANM एंड आंगनबाड़ी वर्कर, यानी कि दोस्तों कौन कौन लोग आशा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो कोई भी ANM या फिर कोई भी आंगनबाड़ी वर्कर दोस्तों जो ऑलरेडी काम कर रहा है आंगनबाड़ी में दोस्तों वो आशा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी ट्रेनिंग को दोस्तों वो वहां पर ले सकते हैं, उसके बाद वो रोल प्ले कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है दोस्तों एक आशा बनने के लिए, 23 दिन का दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड होता है जो कि 5 एपिसोड में होता है एक साल में, यानी कि 5 एपिसोड में दोस्तों उसे डिवाइड किया गया होता है जो कि एक साल में पूरा करना होता है। कितने हाउसेस दोस्तों एक आशा को विजिट करने होते हैं या उनका कहीं ना कहीं विजिट करने हैं या उनका एक केयर टेकिंग करना होता है, तो अगर हम नंबर ऑफ हाउसेस की बात करें तो एक दिन में 15 करने होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर दोस्तों ये 30 से 40 के बीच में भी हो सकते हैं। अब किस कलर के दोस्तों कपड़े एक आशा को पहनने चाहिए, तो दोस्तों अगर हम बात करें कलर ऑफ एप्रॉन या फिर साड़ी की दोस्तों अगर हम बात करें तो आशा को दोस्तों ब्लू कलर की साड़ी पहननी चाहिए, स्पेशली अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट इंडिया की या फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा दोस्तों आशा जो है दोस्तों उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल भी मिलता है या फिर आप बोले इंसेंटिव मिलते हैं कई सारी एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि इम्यूनाइजेशन के लिए, रेफरल के लिए, एस्कॉर्टिंग वुमेन फॉर डिलीवरी एंड सिक न्यूबॉर्न टू हॉस्पिटल, यानी कि दोस्तों अगर आशा इनमें से किसी भी काम को करती है, यानी कि चाहे आप बात करें इम्यूनाइजेशन जैसे अभी कोविड टाइम चल रहा है तो दोस्तों वहां पर वैक्सीन लगवाना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को वहां सेंटर पर लेकर जाना या उन्हें भेजना, तो ऐसे काम के लिए या फिर रिफर करना किसी भी एस्कॉर्टिंग वुमन को जो कि डिलीवरी के पीरियड में है या उसको डिलीवरी का टाइम होने वाला, तो उनको रिफर करना हॉस्पिटल को या फिर किसी न्यू बॉर्न को हॉस्पिटल में एडमिट कराना जो कि सिक हो, ठीक है। तो ये सब चीजें करने पर उन्हें यहाँ पर कहीं ना कहीं इंसेंटिव मिलता है दोस्तों, जो कि एक परफॉर्मेंस के तौर पर वो रिसीव करते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं दोस्तों, यानी कि किस बेसिस पर या किस तरीके से इवेल्युएट किया जाता है आशा के काम को, तो दोस्तों यहाँ पर 3 इंडिकेटर आपको देखने को मिलते हैं। प्रोसेस इंडिकेटर में दोस्तों आपको देखने को मिलता है नंबर ऑफ आशा सेलेक्टेड, यानी कितनी आशा को सेलेक्ट किया गया था काम के लिए, उन्हें ट्रेन किया गया, उन्होंने अटेंड किया रिव्यू मीटिंग को 1 साल के बाद। आउटकम इंडिकेटर में दोस्तों देखने को मिलता है % ऑफ न्यू बॉर्न वेट, यानी कि दोस्तों जो नए बच्चे पैदा हुए उनका कितना जन्म था। उसके अलावा % ऑफ डिलीवरी विद स्किल्ड असिस्टेंट, यानी कि दोस्तों जो बच्चे हुए स्किल्ड असिस्टेंट के साथ में, यानी कि वहां पर प्रॉपर एक टीम थी बच्चों को जिन्होंने हेल्प किया डिलीवरी के टाइम में, वो कितने स्किल्ड थे। उसके अलावा नंबर ऑफ JSY क्लेम्ड, ठीक है, और
परसेंटेज ऑफ इम्यूनाइज एक्सेट्रा। तो ये दोस्तों कुछ इंडिकेटर देखे जाते हैं आउटकम के तौर पर, कितने सक्सेसफुली दोस्तों ये सभी काम जो है वो आशा ने अपनी मौजूदगी में या टीम के साथ मिलकर वो कराए। तो ये सारी चीजें वहां पर आउटकम के तौर पर देखी जाती हैं। इंपैक्ट इंडिकेटर में आप देख सकते हैं IMR और चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन रेट एक्सेट्रा। तो ये चीजें दोस्तों आप इंपैक्ट के तौर पर देख सकते हैं किसी भी आशा के काम को इवेल्युएट करने के लिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं दोस्तों एक आशा के, तो अवेयरनेस ऑफ जनरेशन, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना, होम विजिट करना, स्पेशली दोस्तों ऐसे होम जो कि जहां पर नए बच्चे का जन्म हुआ हो, न्यूबॉर्न केयर जहां पर जरूरी हो, या फिर होम बेस्ड पोस्टनेटल केयर, या फिर जन्म के बाद दोस्तों जो केयर की रिक्वायरमेंट होती है एक बच्चे को, तो वो टाइमली विजिट करना घरों को और मेक श्योर करना कि बच्चे को दोस्तों वो केयर मिल रही है या नहीं मिल रही है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन को दोस्तों यहाँ पर इंश्योर करना होता है। इसके अलावा हेल्थ विलेज सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी को भी दोस्तों यहाँ पर उन्हें अटेंड करना होता है। इसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे दोस्तों। VHSNC यानी कि विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी के बारे में आगे दोस्तों वीडियो में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, आशा को यहाँ पर काम करना होता है VHSNC के साथ में ऑफ ग्राम पंचायत विद ANM, आंगनबाड़ी वर्कर एंड अदर मेंबर, उनके साथ मिलकर दोस्तों काम करना होता है। महीने में एक बार दोस्तों कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे को दोस्तों ये काम किया जा सकता है, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे के दिन एट देयर आंगनबाड़ी सेंटर, यानी कि आंगनबाड़ी सेंटर में दोस्तों ये काम वेंसडे को महीने में कम से कम एक बार किया जा सकता है। इसके अलावा एस्कॉर्ट सर्विसेज यानी कि बचाना लोगों को, उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट, छोटी छोटी बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, जैसे कि डायरिया, फीवर, फर्स्ट एड फॉर माइनर इंजरी, या फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एट नॉमिनल कॉस्ट, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड करना बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर डॉट एजेंट के तौर पर। इसके अलावा कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं दोस्तों आशा के, जैसे कि डिपोट होल्डर के तौर पर, जहां पर ORS प्रोवाइड करना, IFA टैबलेट प्रोवाइड करना, क्लोरोक्विन टैबलेट प्रोवाइड करना और कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड करना। वाइटल इवेंट का रजिस्ट्रेशन करना, जैसे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन सोर्स अबाउट बर्थ, डेथ, हेल्थ प्रॉब्लम, डिजीज आउटब्रेक, या फिर रिकॉर्ड को मेंटेन करना। तो ये भी दोस्तों कुछ टास्क होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक आशा की जो कि उन्हें फुलफिल करनी होती हैं। उसके अलावा कोऑर्डिनेट करना होता है विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में, जिनमें आ जाते हैं VHSNC, AWM, ANM, स्टाफ एट PSC एक्सेट्रा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी के बारे में। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी अंडर NHM इन रूरल एरियाज to plan and implement activities at village level related to health and social determinants of health। यानी कि दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी NHM में और रूरल एरियाज के लिए हुई थी, जिससे कि दोस्तों प्लान किया जा सके और एक्टिविटीज को कंडक्ट किया जा सके विलेज लेवल पर, यानी कि गांव के जो लेवल होता है दोस्तों उस स्तर पर जाकर स्वास्थ्य संबंधी जो भी दोस्तों जरूरी चीजें होती हैं, जो भी एजुकेशन होती है, जो भी ट्रीटमेंट होता है उसको प्रोवाइड किया जा सके और उसको इंश्योर किया जा सके। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशन कमेटी का, तो दोस्तों इन्फॉर्म करना कम्युनिटी को अबाउट NHP एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव, यानी NHP क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज लॉन्च की हैं, तो इसके बारे में लोगों को जानकारी देना। इनेबल करना यानी कि उन्हें अलाउ करना लोकल कम्युनिटी को कि दोस्तों वो पार्टिसिपेट करें प्लानिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में, यानी कि प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं उसमें जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं वहां के रहने वाले, स्पेशली विलेज के लोग, उनको मोटिवेट करना कि वो आए, ज्वाइन करें और वो चीजों को समझें। एक्शन लेना दोस्तों सोशल डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, यानी कि अगर किसी को हेल्थ इश्यू है तो वहां पर कहीं ना कहीं एक प्रॉपर एक्शन लेना, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना या उन्हें ट्रीटमेंट लेने में असिस्ट करना। उसके अलावा दोस्तों फैसिलिटेट करना वॉइस हेल्थ नीड को, यानी कि दोस्तों जो भी आवाज उठाते हैं हेल्थ को लेकर या हेल्थ की जरूरत को लेकर उन्हें फैसिलिटेट करना, एक्सपीरियंस करना दोस्तों इश्यूज को रिजॉल्व करना, जो कि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरीके के इश्यूज हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करने का काम करते हैं विलेज लेवल पर। उसके अलावा दोस्तों इक्विप पंचायत एंड लीडरशिप फॉर कलेक्टिव एक्शन, ठीक है, और प्रोवाइड सपोर्ट एंड फैसिलिटेट वर्क ऑफ हेल्थ वर्कर्स लाइक आशा, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और जो भी वर्क करते हैं आशा जैसे जो कर्मचारी हैं या आंगनबाड़ी वर्कर जो हैं दोस्तों, उनको फैसिलिटेट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि
असिस्ट करना या फिर उन्हें रिवॉर्ड देना उनके काम के लिए, ये भी दोस्तों काम होता है विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशन कमेटी का। और मॉनिटर करना हेल्थ इश्यूज और न्यूट्रिशन सर्विसेज को, यानी कि सबको प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, तो इस सबको मॉनिटर करना। अब यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशन कमेटी की, तो दोस्तों ये इनका मेजर जो रोल रहता है वो विलेज के लेवल पर रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है दोस्तों, तो इसमें अगर आप देखो तो टोटल जो रेवेन्यू होता है विलेज का दोस्तों वहां पर फोकस करता है। इन केस ऑफ मोर देन 4000 पॉपुलेशन इट कैन बी ऑन लेवल ऑफ वर्ड पंचायत, ठीक है। अगर दोस्तों विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 4000 से ज्यादा है तो दोस्तों वो वर्ड लेवल पंचायत पर गिना जाएगा। उसके अलावा दोस्तों BHSNC फंक्शन अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि दोस्तों BHSNC जो है दोस्तों वो जो काम करता है वो पंचायती राज के अंडर में करता है। अब पंचायती राज जो है दोस्तों वो स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, जिसको दोस्तों रेकमेंड किया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने 1957 में। तो ये एक क्वेश्चन के टाइप पे दोस्तों आप इसे याद रख सकते हैं कि ये जो है कब शुरू हुआ था दोस्तों, या ये किसके अंडर में काम करता है VHSNC। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी कि PRI। अब इसमें दोस्तों क्या क्या होना चाहिए VHSNC में, तो VHSNC शुड हैव एटलीस्ट 15 मेंबर्स एंड मेंबर्स कैन बी इंक्रीज। तो कम से कम 15 मेंबर होना जरूरी है दोस्तों विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी में, लेकिन 15 से ज्यादा भी मेंबर यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं, जिनमें कम से कम 50% जो है वो महिलाएं होनी चाहिए, जैसे कि वो महिलाएं SC सेगमेंट की हो सकती हैं, ST की हो सकती है और OBC की हो सकती हैं। तो 50% दोस्तों महिलाओं का होना वहां पर जरूरी होता है अगर वहां पर 15 लोगों की टीम है। उसके अलावा नए लोगों का जो सिलेक्शन होता है या रिप्लेसमेंट होता है दोस्तों वो 2/3 मेजॉरिटी में किया जाता है। और लोकल आशा जो होती है, यानी कि दोस्तों वहां की जो आशा होती है वो मेंबर सेक्रेटरी होती हैं और कन्वेनर होती हैं कमेटी की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि लोकल जो आशा होती है दोस्तों वो मेंबर सेक्रेटरी होती हैं और कन्वेनर होती हैं कमेटी की। अब कितने मेंबर्स होते हैं दोस्तों VHSNC में, तो दोस्तों इलेक्टेड ग्राम पंचायत मेंबर यहां पर होते हैं। लिमिटेड कितने होते हैं 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, प्रेफरेंस टू फीमेल, ठीक है। सर्विस यूजर दोस्तों यहां पर होते हैं, जैसे कि सर्विस यूजर कौन कौन होते हैं, यानी वो लोग जिनको सर्विसेज मिलती है, जिनमें होते हैं प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स विद चिल्ड्रन अप टू 3 years, पेशेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज, यानी इन लोगों को दोस्तों ये सर्विसेज मिलती हैं VHSNC की ओर से। उसके बाद दोस्तों स्कूल हेल्थ ग्रुप जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन, तो उनको ये सर्विसेज मिलती हैं दोस्तों। नरेगा कोऑर्डिनेटर को सर्विसेज मिलती हैं, हैंडपंप मैकेनिक, कम्युनिटी बेस्ड विमेन ग्रुप, आंगनबाड़ी वर्कर और आशा दोस्तों ये मेंबर्स रहते हैं VHSNC में। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं दोस्तों VHSNC के, तो दोस्तों विलेज हेल्थ प्लानिंग करना, मॉनिटर करना हेल्थ केयर सर्विसेज को, लोकल एक्शन लेना फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना, मॉनिटर करना और सुपरवाइज करना विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे को, सुपरवाइज करना फंक्शन ऑफ आंगनवाड़ी के दोस्तों जो भी काम होते हैं विलेज लेवल पर उसको सुपरवाइज करना, उसको देखना, ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल इश्यूज, यानी कि दोस्तों जो भी इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करना, उनको अटेंड करना और उनके लिए फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग ऑफ यूनाइटेड फंड, यानी कि दोस्तों जो 10,000 रुपए तक के फंड होते हैं पर ईयर उनको मैनेज करना, उनको अकाउंट करना, और रिकॉर्ड मेंटेनेंस होता है जिसमें आपका मंथली मीटिंग रजिस्टर होता है, बर्थ रजिस्टर होता है, डेथ रजिस्टर होता है और विलेज हेल्थ रजिस्टर होता है। तो ये दोस्तों रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं VHSNC के। अब एक हेल्थ टीम में दोस्तों कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, एक हेल्थ टीम किन किन मेंबर से मिलकर बनता है, तो इसमें होते हैं दोस्तों डॉक्टर यानी मेडिकल ऑफिसर जिसका रोल प्ले करते हैं आशा, फार्मासिस्ट का रोल प्ले करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर, पब्लिक हेल्थ नर्स जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं मेंबर्स ऑफ पंचायत, लेडी हेल्थ विजिटर यहाँ पर एक दोस्तों आपको देखने को मिलती है, इसके अलावा ANM और MPW जो कि होते हैं मेल। तो दोस्तों इन सबको मिलाकर एक हेल्थ टीम यहाँ पर तैयार की जाती है जो कि दोस्तों फंक्शन करती है।
तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है और दोस्तों हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काम का लगा होगा, पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और भी वीडियोस दोस्तों अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे भी दोस्तों आपसे हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप जुड़े रहें हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ।